हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउ। जैसा आप जानते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं। लूसेंट सीरीज में हम लोग भौतिकी की शुरुआत करने वाले हैं। भौतिकी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बिहार पुलिस मद्यनिषेध पीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसएससी की जीके जीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट ब्रह्मास्त्र है जीके जीएस का, आपको पता है। लूसेंट अगर आप पढ़ लिए आपका सारा जीके जीएस कंप्लीट हो जाता है। तो ये चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीसन। तो सबसे पहले आता है भौतिकी, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। कैसी शाखा है? तो जो भौतिकी है वो प्राकृतिक विज्ञान की, नेचुरल साइंस, इसकी शाखा है, जिसमें द्रव्य मतलब मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन इसमें होता है। किसका किसका? द्रव्य का और उसकी एनर्जी का, ठीक ना। इसकी जो क्रिया है इसके हम लोग अध्ययन सीखते हैं। भौतिक जो प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी क्या है? जो भौतिकी का अर्थ हो गया प्राकृतिक जगत का विज्ञान, मूल विज्ञान, यही भौतिकी कहलाता है। क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान कह देते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान की अन्य जितना भी शाखा हैं, सारा भौतिक अन्य शाखा भी क्या होता है, जिनका विकास है, अन्य शाखाओं का विकास, वो भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आगे देखते हैं मात्रक, यूनिट। किसी राशि के मापन के निर्देश, माने कोई भी राशि है उसका अगर मापना है, मापन करना है, मापना है, तो निर्देश मानक को हम लोग क्या कह सकते हैं? मात्रक कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। इस यूनिट द्वारा इसे मापा जा रहा है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो मूल मात्रक, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं, है ना। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। एसआई पद्धति में अगर देखा जाए तो मात्रकों की, मूल मात्रकों की संख्या कितने हो सकती है? मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक ना। देखिएगा, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। और ये जो है इसकी क्या, ये भौतिक राशियां हैं और इनके जो है ये वाला एसआई मात्रक है। क्या हो जाएगा? एसआई मूल मात्रक कहलाता है। और इसी का मात्रकों की ये संकेत है, किस संकेतों के द्वारा इसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये लंबाई आप लोगों ने सुना है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? तो मीटर में। एसआई मूल मात्रक इसका क्या हो गया? लंबाई का मीटर हो गया, है ना। द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान है कितना है उसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो किलोग्राम में मापेंगे। समय है, इतना समय, इतना समय, इस समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं। ये जो है मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है इसका। मूल मात्रक याद रखिएगा। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को किस में मापते हैं? ताप को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, और पदार्थ के परिमाण को किस में? मोल में मापते हैं। तो ये सब मूल मात्रक आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। और देखिएगा, मीटर को हम लोग, मीटर का जो है किस रूप में संकेत में हम लोग लिखते हैं। अगर मीटर लिखना हो तो पूरा मीटर थोड़ी ऐसे करके लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? बस एम लिख देंगे, हो गया हमारा मीटर। किलोग्राम लिखना है तो हम लोग केजी लिखते हैं ऐसे। सेकेंड लिखना है एस लिख दिए, केल्विन लिखना है के लिख दिए, एम्पियर लिखना है ए लिख दिए, कैंडेला लिखना है सी डी लिख दिए। कैंडेला में क्या लिखेंगे? सी डी। मोल को क्या लिखेंगे? मोल को मोल ही लिखते हैं। मोल को क्या लिखते हैं? MOL, मोल लिखते हैं, ई हटा के खाली। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं, ये सारा जो है 7 को जो है क्या है? मूल मात्रक है, ठीक ना। मूल मात्रकों की संख्या कितना है? तो 7 को है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और एक मोल है। ये हमारा याद रहना चाहिए, ठीक ना। और इसकी भौतिक राशियाँ ये है, इसी को क्या करता है? ये मापता है, ठीक ना। ये मूल मात्रक है 7 को, इसका संकेत है ये। तो ध्यान में रखिएगा, मात्रक कितना है? 7 को है मूल मात्रक। कौन कौन सा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये क्या है? मूल मात्रकों की संख्या है, मूल मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसा या संपूरक मूल मात्रक क्या कहलाता है। ये है संपूरक मूल मात्रक। संपूरक मूल मात्रक भी याद रखते हैं, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। समतल कोण, इसका जो है क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? समतल कोण का रेडियन होता है, याद रखिएगा। घन कोण का स्टेरेडियन होता है। अगर कोई भी समतल है, समतल, तो इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। इसका मूल मात्रक क्या हो गया?
संपूरक मूल मात्रा क्या हो गया, संपूरक मूल मात्रा किसका हो गया, रेडियन। घन कोण है, घन कोण, तो घन कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। घन कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। और समतल कोण का क्या हो जाएगा, रेडियन। घन कोण का सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इसको हम लोग रेडियन को RAD से लिखते हैं और स्टेरेडियन को SR से लिखते हैं, ठीक ना। ये क्या है, संपूरक मूल मात्रक है, SI संपूरक मूल मात्रक। आगे देखते हैं हम लोग SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत क्या क्या बदल गए हैं। आपको पहले सुने होंगे आप लोग, पहले मतलब जो C लिखा जाता था इसको सेंटीग्रेड बोला जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी क्या बोला जाता है, डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, नया नाम इसका, और ये पुराना नाम है। तो टेम्परेचर को हम लोग पहले डिग्री सेंटीग्रेड में नापते थे, जो डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे, लेकिन अब नया नाम इसका क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या हो गया है, सेंटीग्रेड की जगह पे क्या आ गया, तो सेल्सियस आ गया, डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति को कैसे मापते थे हम लोग, तो कंपन प्रति सेकेंड, CPS इसको बोला जाता था, ये पुराना नाम हो गया, कंपन प्रति सेकंड बोला जाता था। अभी आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। अभी आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। किस में, आवृत्ति को हर्ट्ज नाम नया है, और कंपन प्रति सेकंड ये पुराना है। ज्योति तीव्रता, यहाँ पे कैंडल शक्ति, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडल शक्ति से मापते थे, पुराना नाम, लेकिन अभी इसका नाम क्या हो गया है, कैंडेला। जब हम लोग देखे थे ना ऊपर ज्योति तीव्रता, यहाँ पे देखे थे ना, ज्योति तीव्रता का कैंडेला था, CD, तो ये नया नाम है। ज्योति तीव्रता का क्या है, ज्योति तीव्रता का नया नाम कैंडेला है। आवृत्ति का नया नाम हर्ट्ज है। ताप का नया नाम डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता ही होगा। देखिए समतलीय कोण हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे जो है समतलीय कोण डी थीटा, जो ये वाला कोण है हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है ना, समतलीय कोण ये हमारा डी थीटा जो है, चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई है। वृत्त की चाप है ये, वृत्त की चाप ये है ना, वृत्त की चाप की लंबाई DS, ये लंबाई हो गया वृत्त की चाप की लंबाई। ऐसे वृत्त है ना, तो इसकी जो है लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई DS हो गया। इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या ये त्रिज्या हो गया, चाहे ये भी त्रिज्या हो सकता है। त्रिज्या R है और इसका अनुपात होता है, ठीक ना, R का, इसकी त्रिज्या R का अनुपात होता है, इसकी त्रिज्या जो होता है वो R का ही अनुपात होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो डी थीटा हम लोग निकाले, तो डी थीटा ये वाला, तो DS मतलब ये वाला DS बट्टा R, DS बट्टा हमारा क्या हो गया, DS बट्टा R हो गया, DS बट्टा R रेडियन हमारा निकल गया, ठीक ना। तो समतलीय कोण हमारा डी थीटा जिसको बोलते हैं, समतलीय कोण, ये हमारा समतलीय कोण हो गया। समतलीय कोण डी थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो DS मतलब ये वाला जो है दूरी हो गया, वृत्त के चाप की लंबाई हो गया DS, और बट्टा में इसका रेडियस हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, डी थीटा मतलब समतलीय कोण का मान होता है DS बट्टा R रेडियन, DS बट्टा R रेडियन, याद रखा है ना। डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, DS बट्टा R रेडियन। अब ठोस कोण में अगर देखा जाए, ठोस कोण जो होता है D, जिसको ओम बोलते हैं, इसको ओम बोलते हैं ना, तो ये देखिए हमारा जो है, एक इधर से आया, एक इधर से आया, ये दूसरा है वृत्त और ये दूसरा वृत्त है, ये दोनों को हम अगर मिला देते हैं तो ये जो हमारा D जो ओम बोला जाता है। चित्रानुसार शीर्ष O को, ये हमारा शीर्ष O हो गया, शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके इसको केंद्र मान लेते हैं, और उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र को DA तथा त्रिज्या R के वर्ग का अनुपात होता है। तो इसका जो ये हो गया हमारा DA तथा त्रिज्या R, ये जो R दिया हुआ है, ये R या फिर ये R, जो भी आप कह सकते हैं, या फिर ये R, तो त्रिज्या जो है R इसके वर्ग का अनुपात होता है। अर्थात अगर D ओम निकाला जाए तो इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसकी दूरी को पहले ले लेंगे, वृत्त की दूरी, वृत्त की जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, चाप की लंबाई बोला जाता है। चाप की लंबाई बट्टा R स्क्वायर को हम लोग ले सकते हैं। तो इसको भी सेम सूत्र के निर्भर कर हम लोग निकाल सकते हैं। डी ओम को कैसे निकाल सकते हैं, तो DA बट्टा, ये हमारा DA हो गया, DA बट्टा R स्क्वायर, ठीक ना। जिसमें दो गो है, एक वृत्त वाला ये वाला चाप है, एक ये वाला चाप है, तो इसीलिए हम लोग R स्क्वायर लगा रहे थे। यहाँ पे एक ही था तो R खाली लगा रहे थे बट्टा में। तो ये हमारा क्या हो गया, ठोस कोण का, तो हमारा ये हो गया हमारा डी ओम बट्टा DA बट्टा R स्क्वायर, ठोस कोण वाला देख लिए थे। और समतलीय कोण भी देख लिए थे, समतलीय कोण है ना। और ठोस कोण जिसको हम लोग किस में मापते हैं, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। ठोस कोण को, इसको हम लोग किस में माप रहे थे, स्टेरेडियन में। SR लिखते हैं ना, किधर गया, हाँ SR लिखते हैं, और इसको रेडियन लिख रहे थे। तो ये ठोस कोण का याद रखिएगा, ये हमारा समतल कोण का है रेडियन, है ना, RAD लिखते हैं रेडियन को।
तो याद रखिएगा, है ना। ठोस कोण वाला हमारा डबल वाला हो जाता है और सिंगल वाला क्या होता है, समतलीय कोण। आगे लिखता है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, वे मात्रक जो होते हैं ना, जो मूल मात्रकों से ही बनता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न। मतलब व्युत्पन्न मतलब निकला, कैसे निकला, तो मूल मात्रकों से बन के निकला व्युत्पन्न मात्रक, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक तो समझ लिए। यहाँ पे हम देखें सहायता से बनाया जाता है मूल मात्रक, उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, क्षेत्रफल, ये जो है वर्ग मीटर स्क्वायर बना है ना, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बना है, जिसका क्षेत्रफल बोला जाता है। आयतन को हम लोग घन मीटर क्यूब कहते हैं, तो ये भी मीटर से ही बना हुआ है, मीटर क्यूब। तो ऐसे ही जो है मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर सेकेंड, इसमें क्या हुआ है, मीटर और सेकेंड दोनों क्या है, तो हमारा जो है मूल मात्रक है, और इधर ये जो है मीटर पर सेकेंड, इसी से ना बन रहा है। जितना भी बल है, चाल है, आयतन है, कार्य ऊर्जा जो है, न्यूटन मीटर, ये सब जितना भी है, पास्कल, सारा ये किससे बना है, तो मूल मात्रकों से ही बना है, ठीक ना। ये हमारा मूल मात्रक फिर से दिया गया है। चलिए, खगोलीय ब्रह्मांड में जो दूरी मापते हैं उसको क्या कह सकते हैं, खगोलीय दूरी। तो उसको मापने के लिए तो मीटर सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे ना, उसको मापने के लिए बड़ा मापन का ज़रूरत होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा ये कैसे मापा जाएगा, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब प्रकाश जब निर्वात में एक साल में जितना भी दूरी तय करता है, तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कह देते हैं। मतलब एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है ना, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कह देते हैं। मतलब एक साल में जितना प्रकाश निर्वात में दूरी तय कर रहा है दूरी, उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है हमेशा एक समान ही रहती है। अब बताइए, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर या फिर किलोमीटर हम लोग जा सकता है एक प्रकाश वर्ष। मतलब एक साल में एक प्रकाश वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 या फिर 9.46 इंटू 10⁻12। अब 15 और 12 में क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि मीटर लगा है, यहाँ पे किलोमीटर लगा है। तो जब किलोमीटर में लिखेंगे हम लोग तो 3 गो जीरो जो होता है वो कम करना पड़ेगा 10 में, और जब मीटर में लिखेंगे तो 3 गो जीरो बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, तो इसमें से 3 गो जीरो क्या हो गया, गायब हो गया। वही 3 गो जीरो यहाँ पे गायब हुआ था जब इसको हम लोग किस में लिखे थे, किलोमीटर में लिख रहे थे। और 15 मीटर कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें 3 गो जीरो बढ़ा देते हैं, 10 के पावर 15 हो जाता है, पहले 12 को था। तो यही हमारा बात ही एक ही हुआ, बात एक ही है, बस मीटर और किलोमीटर की वजह से वहाँ पे 12-15 हुआ। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर। मेन हमको याद क्या रखना है, 9.46 इंटू 10⁻15 या फिर 12, 9.46। एक प्रकाश वर्ष कितना, 9.46, यहाँ से घुमा देगा मीटर में किलोमीटर में, अगर आपको कंफ्यूज कर देगा। ये तो सबको ऑप्शन सही में रहेगा, और यहीं पे घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो 9.46 याद रखना है, 946 9.46। नोट में देखिएगा, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी, मतलब ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ठीक। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, एवरेज दूरी है, औसत दूरी, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 होता है। प्रकाश वर्ष का कितना होता है, केवल 8.311 ही होता है प्रकाश वर्ष का। तो इतना दूरी है मात्र ना, 8.311, ये जो है क्या है, प्रकाश वर्ष का केवल इतना ही होता है। देखिएगा, चूँकि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, इसलिए यह मान बहुत छोटा हो जाता है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग 0.00001581 प्रकाश वर्ष होता है। और इसे हम लोग इसे समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुँचने के लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड समय ही लगता है मात्र। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग खगोलीय इकाइयों की यह दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष वह दूरी जो कि प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, इसलिए बहुत छोटा होता है। इसलिए हम इसको कैसे माप सकते हैं, तो ऐसे हम लोग 0.00001581 प्रकाश वर्ष कह सकते हैं,
ठीक ना। 8 मिनट 20 सेकंड के लिए अब क्या ही मापेगा, 1 साल होता है कहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये हमारा ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। मात्र ये कितना होता है, तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो वो 8.311 ही होता है, ठीक ना। चूँकि ये कितना था, तो 9.46 पे 10 को पावर 555 ऐसे करके 15 को मीटर में, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, हमारा बहुत कम है प्रकाश वर्ष, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 8.311। आप समझिए कि इससे भी खगोलीय पिंड मतलब कितना दूर दूर का हम लोग माप सकते हैं प्रकाश वर्ष के माध्यम से। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में इतना ही सबसे इतना कम है, जबकि खगोलीय इकाई देखिए क्या है, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हम लोग देखे थे ना, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखे थे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय मात्रक जो होता है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, या फिर 1.5 कहिए, इसको 1.5 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1.4 के बाद 9 है, तो 9 की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं ना, 1.5 लिख सकते हैं, वही चीज़ है। या फिर 1.5 × 10⁻11 मीटर, बात एक ही हुआ, बस इसको तोड़ के 1.5 कर दिया। तो ये जो होता है क्या होता है, खगोलीय इकाई होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और खगोलीय इकाई क्या कहलाती है, तो खगोलीय मात्रक हमारा क्या होता है, तो यही हमारा होता है 1.5 × 10⁻। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं तो खगोलीय इकाई से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग छोटा में नापेंगे तो 0.0000 ऐसे करके आ रहा था, इसलिए हम इसको खगोलीय इकाई से नाप लेते हैं। खगोलीय इकाई में कितना हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर में आता है। कितना आता है, मीटर में आता है। लगभग हम लोग कितना कह सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं ना, तो वही इसीलिए 15 करोड़ लगभग में किलोमीटर हम लोग कह देते हैं कि सूर्य से पृथ्वी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो यही हमारा 1.5 के 10⁻11 मीटर में हमारा आ गया, ठीक ना। और इसको बदलेंगे तो हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर में बदल सकते हैं, ठीक ना। करोड़ में 7 गो जीरो होता है, इस पर 11 गो जीरो है ना। चलिए आगे देखते हैं पारसेक। पारसेक क्या होता है, तो यह दूरी जो है मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक भी क्या है, दूरी मापने की इकाई होती है पारसेक। और देखिए एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब एक प्रकाश वर्ष तो हम लोग देख रहे थे कि कितना ज़्यादा था, 9.46 × 10⁻15 मीटर और 12 किलोमीटर था ना। लेकिन अब उसका जो है एक पारसेक होता है, जब इसमें 3.26 इंटू किया जाए, मतलब इतना प्रकाश वर्ष में एक ही पारसेक होगा। 3.26 प्रकाश वर्ष अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके जगह पे हम लोग एक पारसेक बोल देंगे, है ना। जैसे में एक इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये भी इसका क्या हो गया, मान ही हो गया। तो एक पारसेक का मान हम लोग ये भी कह सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर में भी माप सकते हैं। ये जो है 10⁻16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, देख रहे कितना बड़ा यूनिट है, 10⁻16 मीटर। 3.08 × 10⁻16 मीटर कहिए, या फिर ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। ये तो हम अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन अब बड़ा एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा टफ कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। अगर ये ना दे ऑप्शन में तो आप तो खोजिएगा कि हम तो पढ़े थे एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, और दे देगा ये वाला, तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। तो एक पारसेक बराबर हमारा क्या हो गया, 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का CGS प्रति मात्रक में क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है बल का जो CGS पद्धति में अगर देखा जाए, CGS पद्धति में SI पद्धति में नहीं, CGS पद्धति में डाइन होता है, और SI पद्धति में न्यूटन होता है। न्यूटन तो सबको पता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का CGS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। अब डाइन और देखिएगा न्यूटन में क्या अंतर है, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इसका SI मात्रक और CGS मात्रक अगर कंपेरिजन किया जाए तो 1 न्यूटन में कितना, 10⁵ डाइन, 10 पे 5 गो जीरो, ये हमारा हो गया 3 3 6, ये हमारा 10 लाख हो गया ना, 10 लाख। 1 न्यूटन में 10 लाख डाइन हो जाता है, 1 न्यूटन में 10 लाख डाइन हो जाता है। तो न्यूटन तो बड़ा चीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 10⁵ डाइन है ना। तो न्यूटन तो बड़ा हो गया, इससे 10 लाखवां भाग हो गया डाइन, है ना, न्यूटन का। कार्य की CGS पद्धति मात्रक अर्घ होती है। कार्य की CGS पद्धति मात्रक क्या होती है, अर्घ होती है। क्या होती है, अर्घ होती है। SI पद्धति में मात्रक जूल होता है। कार्य की SI
मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। कार्य की SI मात्रक जो होता है जूल होता है, और CGS मात्रक अर्ग होता है। CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब अर्ग में क्या होता है, जूल और अर्ग में क्या कंपेरिजन है, जूल और अर्ग में, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितना, 10⁻7 अर्ग, मतलब 10 करोड़। 1 जूल में 10 करोड़ अर्ग होता है। 1 जूल में कितना, 1 जूल में 10 करोड़ 10⁻7 अर्ग होता है ना। ये याद रखिएगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10⁻5 डाइन, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। जूल किसका बताता है, तो कार्य को बताता है। बल को बताने वाला कौन होगा, न्यूटन और डाइन हो गया, ठीक ना। बल का जो है CGS मात्रक और SI पद्धति हो गया, और इधर हम लोग कार्य का है CGS मात्रक और SI पद्धति हमारा जूल और अर्ग है, जूल और अर्ग है। ये अपन ध्यान रखिएगा। और जूल और अर्ग में क्या क्या कंपैरिजन हम लोग देख लिए थे। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग, ठीक ना, 10⁻7 अर्ग 1 जूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की गंधलापन, जल जो है इसका जो है टर्बिडिटी मापने की इकाई, टर्बिडिटी मापने की इकाई NTU नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है, टर्बिडिटी यूनिट है ना। तो जल की जो है गंधलापन देखिएगा, ये क्या है, तो NTU है मापने की इकाई। अगर जल के गंधलापन को मापना है तो हम लोग NTU से माप लेते हैं, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से हम लोग मापते हैं, NTU से मापते हैं। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि जल के अगर गंधलापन को मापना है तो हमको किससे मापेंगे, NTU से मापेंगे। किसे मापेंगे, NTU से मापेंगे। किसे मापेंगे, NTU से मापेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 10 घात प्रतीक, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक क्या है, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों के 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, 10 के कुछ घातों के विशेष नाम है तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। सबसे पहले आता है डेका, नीचे से देखेंगे एक एक करके। 10 के पावर 1 मतलब 10 ही हो गया, 10 डेका हो गया, 10 के पावर 2 100 हो गया, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है ना। तो डेका के बाद हेक्टा, हेक्टा नहीं हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, किलो में एक 10 के पावर 3 जीरो, 1 2 3, तो ये हमारा 10 किलो हो गया, 10 के पावर, तो ये हमारा 10 के पावर 3, ये किलो हो गया। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। देखिएगा 1 2 3, 3 तक तो लगातार बढ़ा है, 3 के बाद डबलियाना चालू हो गया। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो 1 2 3 तक तो लगातार बढ़ा है, 1 2 3 लगातार, उसके बाद डबलियाना चालू हो गया। 6 9 12 15, मैंने डबलियाना नहीं, 3 3 के पहाड़ा में 3 6 9 12 15 से 3 के पहाड़ा चलना, 24 तक लास्ट जाता है। इधर भी सेम वैसे ही हो रहा है, 1 2 3 तक लगातार, फिर 6 9 12 15 18 21 24। तो पहले इसको हम लोग याद कर लेते हैं नीचे से। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। पेटा एक्सा, सॉरी पेंटा, 10 के पावर 15 को पेंटा कहते हैं ना, तो पेंटा याद रखिए। 18 को एक्सा कहते हैं, 18 को एक्सा, 21 को जेटा, 21 को जेटा, और 24 को योटा। योटा सबसे ऊपर है, वाई से लिखा जाता है, जेटा को जेड से, ई से, एक्सा को लिखा जाता है, ई से, एक्सा को लिखा जाता है, पी से पेंटा को लिखा जाता है 15 नंबर वाला, 12 को टी से लिखा जाता है टेरा, मेगा गीगा टेरा। तो हमारा जो है जी से गीगा को लिखा जाता है, मेगा को एम से, किलो के के से, हेक्टो को एच से, डेका को डे से, डे से मतलब डा से, डी ए से डेका। तो अगर हमको इसको हटा दिया जाए तो बताइएगा, इसको एक बार, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा जेटा योटा, पेंटा एक्सा जेटा योटा। चलिए इसको ऊपर करके याद देखते हैं, याद है कि नहीं। तो देखिएगा मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, और क्या था, मेगा गीगा टेरा के बाद क्या था जी, अरे क्या मेगा, अरे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। देखिए डेका हेक्टा किलो, डेका सबसे नीचे था ना, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, टेरा के बाद अब आ जाएगा पेंटा, पेंटा के बाद हेक्सा, हेक्सा के बाद क्या था, हेक्सा के बाद हेप्टा था, नहीं हेक्सा के बाद था एक्सा, पेंटा के बाद एक्सा, एक्सा के बाद जेटा था, जेटा के बाद योटा, लास्ट में ऊपर वाला 2 को याद रखना है, पेंटा और एक्सा तो याद हो गया, जेटा और योटा, जेटा और योटा, जेटा योटा, जेटा योटा, जेटा और योटा, जेटा को जेड से, योटा को वाई से। योटा में 22 24 को रहता है, 10 के पावर 24। तो हम लोग देख रहे थे 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, डेका हेक्टो किलो याद हो गया,
10 के पावर अब 6 होगा, फिर 10 के पावर अब 9 होगा, फिर 10 के पावर अब 12 होगा। मेगा गीगा टेरा हो गया ना। 10 के पावर कितना होगा, 12 के बाद 15, तो ये पेंटा हो जाएगा। 10 के पावर 15, 16, 17, 18, 18 होगा, ये हेक्सा हो जाएगा। 18 के बाद 10 के पावर 18, 19, 20, 21, ये हो जाएगा जेप्टा। और फिर उसके बाद 24 वाला हो जाएगा योटा। याद हो गया ना, बढ़िया बात है। चलिए डेका से स्टार्ट करना है। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेंटा हेक्सा जेप्टा, पेंटा हेक्सा जेप्टा योटा, ठीक ना। तो ये हमारा शुरुआत करना है पहले 1 2 3 से, फिर 6 9 12 15 16 18 21 24। वैसे ही अब यहाँ हम लोग आते हैं, ये था माइनस में घटेगा, मान के चलिए तो प्लस में जा रहा था, 10 के पावर 0 0 लगाते जा रहे थे प्लस में, तो अब माइनस में भी तो देखना है, माइनस में 0 0 देखना है कहाँ तक जा रहा है, तो उसको भी तो दूसरे नाम से कहेंगे, यही सेम नाम से तो नहीं पुकारेंगे। तो उसको बोलते हैं डेसी, जो माइनस में जाता है। 10 के पावर 1 मतलब 10 ही हुआ, 10 के पावर 100 मतलब -100, 10 के पावर ये हमारा हो गया कितना है, 10 के पावर 2 हो गया, 10 के पावर 3 1000 हो गया ना। तो 10 के पावर 3 हमारा 10 10 100, 3 को 0 तो 1000 ही हो जाएगा, इसको काट देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 1000। तो ये हमारा जो कहलाता है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। डेसी को डी से बोलते हैं, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को तो हम लोग देखबे करते हैं, ऐसे लिखते हैं माइक्रो, नैनो को एन से और पिको को पी से। उसके बाद फेमटो, अच्छा फेमटो को 15 से लिखा जाता है, यहाँ पेंटा लिखा जाता था, यहाँ पे फेंटा लिखा जा रहा है, फेंटा। तो फेंटा को एफ से लिखेंगे, एफ से दर्शाएंगे। एटो, यहाँ पे एक्सा था, यहाँ पे एटो है, 18 में यहाँ पे एक्सा है, यहाँ पे एटो है, इसमें टो लगा हुआ है नहीं, जेप्टो है, जेट्टा की जगह पर जेप्टो हो गया, योटा की जगह पर योक्टो हो गया, सेम एटा में ए से, जेप्टा में जेड से, वाइटा में योटा, सेम टू सेम है, बस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है यहाँ तक। फेमटो याद रखना है, माइक्रो नैनो पिको तो याद ही हो जाएगा, जैसे मेगा गीगा टेरा था, यहाँ पे माइक्रो नैनो पिको है, मेगा गीगा टेरा माइक्रो नैनो पिको। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, इसको 1 2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं याद हुआ कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, उसके बाद फेमटा, हेक्टो के बाद क्या था, हेक्टो के बाद योटो जेप्टो था क्या, कब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं हम क्या क्या देखे थे हम लोग। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको तो कर लिए थे, फेमटो भी देखे थे, फेमटो के बाद अच्छा एटो छोड़ दिए थे, एटो फेमटो एटो जेप्टो योक्टो, फेमटो एटो जेप्टो योटो, फेमटो 5वां नंबर जो है, 15 नंबर वाला फेमटो के बाद 18 वाला आता है, एटो बोला जाता है। उसके बाद जेप्टो, अगर लिख के करते ना तो बन जाता। 21 वाला को जेप्टो कहते हैं और 24 वाला को योट्टो कहते हैं, एटो जेप्टो योट्टो। इसमें योट्टो पेट्टो लगा हुआ है, इसमें येट्टा वेट्टा लगा रहा था, ठीक ना। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा और एक्सा जेट्टा योट्टो, इधर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, फेमटो एट्टो जेप्टो योक्टो। आशा करते हैं याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो फिर से सुन लीजिएगा एक बार। वीमा डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। बीमा डायमेंशन, किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहेंगे जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को चढ़ाना पड़े। जैसे कि देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वेग का मतलब क्या हो गया, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय को हम लोग वेग कहते हैं। इसको हम लोग अगर दूरी का मान क्या होता है, दूरी को हम लोग मापते हैं तो इसकी जो मान के चलिए भौतिक राशि की इसको जो बीमाएँ हैं इसको हम लोग मापते हैं, तो समय को टी से और दूरी को हम लोग लेंथ मापते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को लंबाई में मापते हैं हम लोग, दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में। तो ये हमारा एल हो गया, एल लंबाई, समय को टी बोलते हैं, तो टाइम से मापते हैं, तो हमारा टी हो गया। तो इसको हम लोग अगर लिखा जाए एक लाइन में तो एल कर देंगे और टी कर देंगे, जब बट्टा में नीचे से ऊपर जाता है ना उसको -1 चढ़ जाता है, ये हमारा LT -1 हो गया ना। लेकिन अब इसको भी अगर तोड़ा जाएगा तो हम लोग 3 को लिखते हैं, MLT, ये हमारा मूल होता है, तीनों हम लोग लिखना ही पड़ता है। तो LT तो हम लोग अभी बनाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए LT लिख दिए थे, LT -1। लेकिन अब जब हम लोग पूरा इसको तोड़ेंगे तो M को नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला ही होता है MLT।
तो देखिएगा अगर वेग को हम लोग लिखेंगे तो m भले कुछ नहीं है तो उसको 0 मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि m कुछ नहीं है। l भी नहीं था, l तो कुछ था ही नहीं। फिर t पे क्या था, t पे -1 था, t पे क्या था, -1 था। तो l पर हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर 1 है। क्या है, 1 है। तो 1 को लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन -1 को तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र हमारा क्या बन गया, ये बन गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको डायमेंशन को लिखते हैं, ठीक ना। ये क्या है सब, ये सब भौतिक राशियाँ हैं जिनकी घातों को कहते हैं, और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशि को चढ़ाना पड़े, ये हमारा जो कहलाता है। तो विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला, चलिए पहले देखते हैं। वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि को विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कार्य की विमीय सूत्र ml2 t-2। कार्य को कैसे मापते हैं हम लोग, कार्य को हम लोग मापते हैं, m कुछ नहीं है, m1 है, l2 है, t-2 है, मतलब t। ये कैसे हम लोग लिखेंगे, m l स्क्वायर बट्टा में t का स्क्वायर। ये ऐसा होगा तभी ना ये ऐसा बना है, तभी ना ये ऐसे बना है। क्यों, t के -2 हुआ है, क्योंकि ये बट्टा में होगा t के पावर स्क्वायर, तभी ना ये ऊपर गया है तो t के पावर -2 बना है। तो ऐसे लिखा होगा हमारा, ठीक ना। कैसे लिखा होगा, तो m l स्क्वायर बट्टा t स्क्वायर। तो हमारा जो है, ये हमारा जो है विमीय सूत्र हो गया, किसका, कार्य का विमीय सूत्र हो गया, है ना दोस्तों। तो देखते हम लोग, अगर हम लोग विमीय सूत्र निकालना है कार्य का, तो हम लोग पहले इसका सूत्र को लिखेंगे, फोर्स इंटू विस्थापन लिखेंगे ना। कार्य का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। तो अगर इसको लिखने, अब इसको क्या करेंगे, बल को लिखेंगे और विस्थापन को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बल का विमीय सूत्र होता है ml2 t-2। कैसे हुआ, तो विस्थापन का विमीय सूत्र होता है l, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, l होता है, ठीक ना। अब दोनों को हम लोग गुणा करने पर हम लोग क्या मिलेगा, बल का विमीय सूत्र हम लोग पहले निकाल सकते हैं, इसका निकालने का सूत्र अलग से होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले से लिख के रखे हुए हैं, बल का विमीय सूत्र होता है ml2 t-2, mlt-2 होता है बल का, और विस्थापन का होता है l। तो हम लोग बस वही ऐड कर देना है, गुणा कर देना है। mlt-2 ये बल वाला हो गया, ये हमारा विस्थापन हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, ml2 t-2। ml क्या हो गया, ml2 हो गया, यहाँ पे एगो l दो को मिल के ml2 हो गया, और t-2 हमारा t-2 यहाँ पे बन गया, इसको गुणा कर दिए। तो इसीलिए अब कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, कार्य का विमीय सूत्र हो गया ml2 t-2। इसमें क्या क्या है कार्य में, तो बल भी है और विस्थापन भी है, है ना। तो बल का हम लोग था बल का क्या था जी, ml-2। हाँ, ml-2 था बल का, ये याद रखिएगा, ml-2 होता है, mlt-2। अब इसको भी निकालेंगे, बल को कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। बल को हम लोग कैसे निकाले, तभी ना जाकर ये बना होगा, कैसे बना होगा। तो बल का निकाला है पहले से, बस विस्थापन को हम लोग l इसमें और एक गुणा कर देते हैं, तो कार्य निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। क्यों, क्योंकि कार्य का हम लोग क्या था, बल और विस्थापन था, बल गुणे विस्थापन। तो देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, बल का अगर हम लोग निकालते हैं तो F इंटू एम होता है, m इंटू ए होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास, तो सबसे पहले मास का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, m होता है मास का, और हमको a निकालना है। m का तो m ही हो गया विमीय सूत्र, मास का क्या हो गया, मास का विमीय सूत्र m हो गया। अब चाहिए एक्सेलरेशन, a का क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे तो इसका होता है वेग में परिवर्तन इंटू समय। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, अगर बल निकालना है तो द्रव्यमान तो हम लोग m का तो m हो ही गया, लेकिन अगर हमको एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन, तो हमारा lt-1 हो गया, और बट्टा में समय, तो समय का टाइम हो गया। तो lt-2 हमारा, ये हमारा वेग त्वरण निकल गया, क्या निकल गया, त्वरण निकल गया। तो बल अगर हम लोग को निकालना है तो m इंटू ए चाहिए, m तो हमारा मिल गया m से, और इंटू में a चाहिए। तो a को हम लोग निकालने के लिए त्वरण को हम लोग याद रखते हैं कि त्वरण का क्या होता है, विमीय सूत्र lt-2 होता है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को सूत्र को क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए m को गुणा किससे किया, lt-2 से, त्वरण से किया, है ना। ये m इंटू हमारा क्या हो गया, a हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या होता है, तो यही ना हमारा बल होता है। तो एक्सेलरेशन का ये सूत्र है, मास का ये सूत्र है, और इसको फिर गुणा कर दिए तो mlt-2 हमारा जो निकल गया बल का, यही जो हम लोग कहाँ पे देखे थे, अभी ऊपर में देखे थे ना, जो है बल का क्या देखे थे, पीछे में जब हम लोग कार्य निकाल रहे थे तो बल गुणे क्या था, विस्थापन था, है ना। विस्थापन को हम लोग किससे लिखे थे, तो l से लिखे थे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ में आया।
कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले छोटा छोटा सूत्र को हम लोग याद रखते हैं, तब जाके हमारा बड़ा सूत्र बनता है गुणा करते हुए। तो उसके लिए भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। चलिए, तो बल का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, कार्य क्या हो गया बल गुणित विस्थापन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ राशियाँ दिया हुआ है, वेग और चाल का mL_t-1, बल का हम लोग अभी देखे थे mL_t-2, कार्य का देखे थे mL_2t-2, ये दोनों हम लोग अभी देख लिए थे। संवेग का देखिए हम लोग त्वरण अभी निकाले थे ना, त्वरण का निकाले थे। m कुछ नहीं था, L_t-2 था, मात्र यही था, L_t-2 हमारा यही था ना, त्वरण का निकाले थे। वही त्वरण से हम लोग क्या बनाए थे, तो बल का बनाए थे, त्वरण से ही बल बनाए थे, यहाँ पे बल बनाए थे ना। और बल से क्या बना, कार्य बना, बल से क्या बना, बल से कार्य बना था, बल से कार्य बना था। तो एक दूसरे से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। क्यों, आप लोग देख लिए थे। संवेग का mL_t-1 होता है, संवेग का क्या होता है mL_t-1, संवेग का और आवेग का mL_t-1 दोनों का एक ही होता है। ठीक ना। प्रत्यास्थ गुणांक का वेग प्रवणता को, दाब प्रतिबल को, पृष्ठ तनाव mL0t-2, श्यानता गुणांक। तो जो याद करने वाला है याद करवा देते हैं, बस सब तो याद करने वाला है ना, इसको समझने वाला चीज़ है, बनाने वाला चीज़ है। याद करने से कभी याद होने वाला है, नहीं होने वाला है। त्वरण का आप लोग बस याद रख लीजिएगा, L_t-2 होता है। वेग का जो है बल का याद ही है आपको, mL_t-2 हो गया। और कार्य ऊर्जा हम लोग अभी जो देखे थे mL2t-2, ठीक ना। और हम लोग संवेग या फिर आवेग क्या हो जाएगा, एक ये याद रख लीजिएगा, संवेग और आवेग को क्या होता है mL_t-1 होता है। संवेग या फिर आवेग का क्या होता है, संवेग या आवेग का mL_t-1 होता है। बल का हम लोग देखे लिए mL_t-2 था, कार्य बल से ही कार्य बना रहा था, तो कार्य हो या फिर ऊर्जा हम लोग क्या कह सकते हैं mL2t-2, ठीक ना। बाकी हम लोग को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और शक्ति का भी याद कर लीजिएगा, mL2t-3 होता है, क्योंकि ऊर्जा से शक्ति बना, तो इसमें 2 जुट गया और क्या हो गया, टाइम में 2 और जुट गया, तो एक और जुट गया, t-2 से t-3 बन गया, यही तो ऊर्जा से शक्ति मिला। तो ये हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, mL2t-3 हमारा क्या हो जाएगा, ये शक्ति वाला हो जाएगा। बाकी ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए कोणीय वेग दिया हुआ है, इसमें भी क्या क्या याद करना है, तो याद तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्या याद करेंगे। बल आघूर्ण देख लीजिएगा, mL2t-2, बल आघूर्ण क्या हो गया mL2t-2, बल आघूर्ण mL2t-2। कार्य ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, बल आघूर्ण बोल सकते हैं, बल का आघूर्ण कार्य ऊर्जा बोल सकते हैं mL2t-2, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बाकी कोणीय वेग ml होगा नहीं, खाली कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग हमारा t-1 होता है, कोणीय वेग क्या होता है t-1 होता है, कोणीय वेग क्या होता है t-1। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है mL2, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है mL2t0 होता है, मतलब नहीं होता है, mL2 होता है, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण mL2 होता है, बल आघूर्ण mL2t-2, अभी हम लोग देखे थे। ऊर्जा घनत्व, चलिए ये तो याद करने वाला चीज़ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, ठीक ना, गति पढ़ते हैं।